लाख अच्छे काम को पर पर्दा डाल देता है एक बुरा कृत्य। नहीं, मैं जो इस नाजुक बात की बात कर रहा हूं, लोग थाने से बुलावा आ जाए, चौकी से बुलावा आ जाए, सिपाही आके डंडा खटखटा दे गेट पर, गए फलाने शाम को चौकी आ जाना, बुलाया दरोगा जी ने, इसके बाद आदमी का प्राण क्यों सूख जाता है? भला आदमी है, फिर भी वो जानता मेरी जिंदगी में कभी एक चिड़िया भी नहीं मारी, फिर भी उसका प्राण सूख जाता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जैन साहब, बिल्कुल बिल्कुल सही आपका कहना है। मैं खुद जब इस घटना को मैंने पढ़ा, एक बात और इसमें जांच का विषय है जी, कि जो लड़की भगाने का मुकदमा कायम हुआ है, क्या वो लड़की नाबालिग थी या वो अपनी मर्जी से गई? बालिग थे दोनों। फिर उसमें कितना अधिकार पुलिस को था कि उसमें तफ्तीश करे और उसमें ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो जुडिशल कार्रवाइयां की गई हैं, इलीगल एक्टिविटीज जो की गई हैं, ये किस आधार पे की गई, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि जो मुकदमा कायम हुआ वो किसी कोर्ट के आदेश से हुआ, कैसे हुआ, किसी ऑफिसर ने उसमें ऑर्डर किया, या दोनों बालिग थे। अगर दोनों बालिग थे तो ये और बड़ा अपराध है कि अगर आप इस तरह की धमकाने की, ठीक है, हो सकता है इस लड़की को भगाकर उसका साला बरहन में लाया हो इसके गांव में, ये बात समझ में आती है, कहीं से इसकी चर्चा हुई। इसका मतलब ये नहीं है कोई भी भगा के ले आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कोई भगाने में हाथ है। और अगर आपको ऐसी एविडेंस मिल रही है कि आपका या आपकी पत्नी का भी उसमें हाथ है, तो आप गिरफ्तार कर लीजिए, उसमें गिरफ्तारी का प्राविधान है, आप गिरफ्तार करके जेल भेजिए, कोर्ट डिसाइड करेगा कि उनका क्या रोल है। जी, और उनको मारना पीटना, शांति भंग के अंदेशे में चालान करना, 2 दिन बाद पैसा लेना, ये बिल्कुल अक्षम्य अपराध मैं इसको मानता हूं। और इस प्रकार के जो अपराध घटित होते हैं, अभी आपने पढ़ा होगा कि एक महिला अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर से एसएचओ और एसएसआई उसमें कार्रवाई हुई, पुलिस कमिश्नर वहां के सख्त ईमानदार आदमी हैं आगरा के, सस्पेंड हुए हैं, उनमें कार्रवाई की जा रही है। पर इन सब घटनाओं से बदनामी होती है पुलिस फोर्स की। और मैं तो जब जिलों में जाता था मैं यही कहता था कि भाई अगर आप कोई अच्छा कार्य ना कर सकें तो कम से कम कोई बदनामी वाला काम ना करें जो कि बदनामी हो। आप शांति बनाए रखिए, शराफत से लोगों से व्यवहार कीजिए। आप अगर गुड वर्क के लायक नहीं हैं, आप अगर कोई क्रिमिनल को नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, हर तरह के लोग हैं। आप नाके पर ड्यूटी करिए, राइफल के साथ बैठिए और लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी करिए, पर किसी के साथ दुर्व्यवहार अगर आप करेंगे तो ये गलत है। और इसके लिए मैं समझता हूं बहुत जरूरी है कि ऑफिसर्स को 24 घंटे एक्सेसिबल रहना चाहिए, टेलीफोन सुनने चाहिए, मोबाइल सुनने चाहिए। ये एक नई बीमारी हुई है कि सीयूजी वगैरह को उठाते नहीं है, जूनियर ऑफिसर उनके उठाते हैं, किसी का पीआरओ उठाता है, किसी का पेशकार उठाता है। और जो बात आपको पब्लिक फीडबैक देना चाह रही है वो फीडबैक आपको जो है सही मिलना चाहिए और पब्लिक का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर होना चाहिए कि अगर आपको फीडबैक मिल गया तो उनके साथ न्याय हो जाएगा। ये अगर आपने अचीव कर लिया किसी जिले में तो फिर कोई प्रॉब्लम मेजर नहीं आनी। जी जैन साहब, बढ़िया अच्छी बात कही आपने, लेकिन मैं इसको एक टेस्ट केस के रूप में लेता हूं। देश भर के जिलों में बात मेरी नहीं है, या बरखा त्रेहन की या लेलिन की या औरों की नहीं, बात है ननकू की, बात है रज्जाक की। अगर वो चाहें कि हम अपने कप्तान से बात करके अपनी व्यथा बता दें, अपने आईजी से, डीआईजी से, तो कोई रास्ता है? प्रैक्टिकली बात यह है कि कोई रास्ता नहीं। क्या हम भी फोन करते हैं तो बोलते हैं जय हिंद सर, कौन साहब बोल रहे हैं? फलाने। अच्छा जी, तो डबल जय हिंद कर लेते हैं सुन के। क्या कहते हैं? हम साहब को बता देंगे आपका टेलीफोन था। क्या तो ननकू अगर बोलेगा कि मैं ननकू बोल रहा हूं फलनवा गांव से, तो उसका तो सम्मान कर देंगे फोन पे ही वो पीआरओ और जो अर्दली है। जैन साहब नहीं कहे तूने फोन कैसे लगाया रे, इतना बड़ा आदमी होगा फोन लगाएगा? और दरोगा उसके घर जाके उसको दुरुस्त कर देगा कि अच्छा फोन किए थे। एक कानपुर में कुछ वर्ष पहले एक त्रिकोणीय प्रेम
का मसला फंसा, उसमें तीनों परिवार जो थे वो 2000 करोड़ 3000 करोड़ वाले थे जैन साहब। उसमें जब लड़का पकड़ा गया तो चूंकि मैंने वो मुद्दा उठाया था इसलिए याद आ गया, तो जिले के अधिकारियों की होड़ लग गई थाने पहुंचने में। कोई उसको बिस्कुट खिला रहा, कोई कॉफी ला रहा, उसके लिए कोई चाय ला रहा, लड़के कुर्सी बैठा के। क्या तब जब मैंने सवाल उठाया तो एक आध लोग सस्पेंड हुए। ये ट्रीटमेंट इनको क्यों नहीं मिला, ये जो गरीब लड़के थे? क्योंकि हर को लग रहा था भाई कुछ सेवा कर लोगे तो प्रसाद मिलेगा, पार्टी मजबूत है। वो मसाले वाले थे कानपुर के लोग। तो होड़ लग गई पुलिस के अधिकारियों में, भाई बोले भैया हटो अब तुम्हारा काम हो गया, अब एक बिस्कुट हम खिलाएंगे ताकि हमारा भी रिकॉर्ड रहे कि भाई हमने भी सेवा की। सच्चाई ये है मित्र। खैर सुधीर जैन जी, इसके पीछे मानसिकता क्या और इस मसले से निपटा कैसा जाए? क्योंकि ये मसला ऐसा है जो सब कुछ स्याह कर देता है। पुलिस की सबसे ज्यादा जरूरत समर्थ आदमी को नहीं है, वंचित आदमी को तो पुलिस की जरूरत है। और उसके साथ ऐसी स्थिति हो जाए कि रात में थाने छूटे तो भोर में पेड़ से लटक जाए। सुधीर जी जी, आप जिस इशू की बात कर रहे हैं, इस इशू को सबसे पहले मैं सागर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस में जी 1979 में सुन रहा था। स्नॉबरी के नाम से इस पर चर्चा होती थी कि जो पुलिस की स्नॉबरी है उसके लिए क्या किया जाए। 79 का मतलब हुआ कि 21 साल वो और 24 साल ये, 45 साल हो गए जी। और आज तक वही स्थिति है। उस वक्त जो बात आती थी कि पुलिस को कैसी ट्रेनिंग चाहिए, हमारे प्रोफेसर थे प्रोफेसर डी.के. मुखर्या जी, वो उस वक्त स्कॉटलैंड से ट्रेनिंग लेके आए थे, टेक्नोलॉजिस्ट थे, प्रोफेसर थे पुलिस साइंस के जी। तो उनसे जो बातचीत होती थी कि भाई इंडियन पुलिस के लिए, बोले भाई 30-40 साल लगेंगे इसमें, हम लोग जो टेक्नोलॉजी के जो एडवांसमेंट है उसमें 30-40 साल का लैग रहता है। और ये बात हम जो कर रहे हैं, सागर यूनिवर्सिटी में अकेली यूनिवर्सिटी थी उस वक्त वो देश की अपनी, के.एफ. रुस्तम जी की बनाई, जो कि पुलिस के बड़े अफसर उस तरह के रहे, जो बड़े नामी रहे, मशहूर रहे। तो तब से आज तक मैं देख रहा हूं। और हैदराबाद में जो भी आप पुलिस एकेडमी जो पुलिस रिफॉर्म पर हल्की फुल्की सी जो कोशिशें करती है, जिसमें कि शायद ही कभी क्रिमिनोलॉजिस्ट को अप्रोच किया जाता हो। क्रिमिनोलॉजिस्ट जो वर्क लास्ट 40 ईयर्स में कर रहे हैं उसका कोई ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट से या पुलिस रिजीम से नहीं है। यहां तक कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इसको डिफाइन नहीं कर पाते। बड़ा सिंपल सा है, बीए में हम लोगों जो बीएससी और बीए करते थे उनको बता दिया जाता था कि पुलिस, जेल और जुडिशरी, इन तीनों को मिलाकर हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बोल रहे हैं, सीजीएस बोल रहे हैं जी। और सबके रूल फिक्स थे कि भाई पुलिस का काम किसी क्रिमिनल को पकड़कर कोर्ट के सामने पेश करना है, जो आपने अभी पहले कहा जी। अब उसको पकड़कर पेश करने के लिए उसको सबूत भी जमा करना पड़ते हैं। जो केस किसी कोर्ट में सुनने लायक है या नहीं, इसका भी इंतजाम उसे करना पड़ता है। तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है कि हम बगैर मारपटाई के, हम बगैर उजड़ हुए, हम वो पुलिस सबूत इकट्ठा कर पाए और उसके सामने पेश कर पाए। हम उससे मारपीट करके उसी से सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, और जो भी हम नहीं कर पाते उसमें हम उसको डराते धमकाते हैं, सफेद कागज पर दस्तखत कराते हैं और पूरी कोशिश करते हैं वो किसी तरह से ये मान ले कि वही क्रिमिनल है, उसी ने ये अपराध किया है। मेरा तो खैर पीएचडी का वर्क 307 क्रिमिनल्स पर है जो जेल में हैं, जो सजा याफ्ता हैं। तो सजा याफ्ता उन क्रिमिनल्स को मैं फर्दर स्टडी नहीं कर पाया। रिजीम भी, रिसर्च की रिजीम भी अपने देश में आसान नहीं है, बहुत सारी रोक है कि आप ये काम कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते। मेरे पास 9 स्टेट के जो आईजी थे उनकी परमिशन थी, मैं जेल के अंदर जा सकता था 9 प्रदेशों की, 1979 से लेके 86 तक। और मैंने वहां पाया कि किसी दूसरे क्रिमिनल के एवज में एक गरीब आदमी वहां पर सजा काट रहा है। अब ये बात मैं किससे कहता जी।
तो जाहिर है कि उसको हम डरा धमका के हम उससे कबूल करा रहे हैं और उसको हम पूरी छूट, पूरी हम उसको कहें कि सुविधा दे रहे हैं कि तुम इसके एवज में जैसा जीवन जेल के बाहर गुजार सकते थे उससे बेहतर जीवन तुम जेल में गुजार सकते हो। अब आज का पता नहीं मुझे आज की क्या स्थिति है जी। लेकिन जो टेक्नोलॉजिस्ट इस पर वर्क करने की कोशिश करते रहे, एक तो बहुत ही बड़े हुए हैं यहाँ पर इंडियन जो लॉ यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, उसमें प्रोफेसर हुए, मेरे स्टूडेंट रहे हैं प्रोफेसर जी एस वाजपेयी, जिन्होंने जेब काटने पर पीएचडी की, जो शायद आईजी रहे छत्तीसगढ़ के गुप्ता जी, के गुप्ता। ये सब इन स्टूडेंट्स के बीच में बहुत अच्छी अच्छी बातें होती रही। सागर यूनिवर्सिटी में उस वक्त माहौल 70 से लेके 80 तक का माहौल बहुत जबरदस्त था। जी बिल्कुल जी। सुधीर जी अभी रोकना चाहूंगा आपको। सुधीर जी मैं आता हूं जी जी मैं आता हूं आपके पास। प्रिंस लेनिन 1857 के गदर के बाद अंग्रेजों को चिंता हुई कि भैया रे भैया भारत में बवाल हो गया, अब पुलिस का कानून बनाओ और ऐसी पुलिस तैयार करो जो भारतीयों को देख के ही लठ मारे, सुनना सुनाना कुछ नहीं, जहां इंडियन मिले उसकी चमड़ी उधेड़ दो, हंटर मार मार के क्या, और चाहे या गोली मार दो, कोई कुछ नहीं। तो वो पुलिस एक्ट नाम का एक संजाल बुन गए अंग्रेज क्या। तब क्या था, शासक दूसरे मुल्क का था, उसको हमको दबाने के लिए कानून चाहिए था। अब शासक हमारी मर्जी से शासक तय हो रहा वोट से, और वो कानून चल रहा जो लट्ठम लट्ठा के आधार पर है। प्रिंस लेनिन सबसे पहले तो वो ये पुलिस एक्ट ही गंगा में विसर्जित करना चाहिए था। वो दूसरी भावभूमि पर बना था जब विदेशी शासन में थे हम, और वो उनके लिए तो इंडियन व्यक्ति ही शत्रु था। वो पुलिस कानून, मैं हैरान, दुनिया के कानून बदल गए, वो कानून नहीं बदला। क्यों? क्योंकि जो पावर में होता है उसे वही कानून सूट करता है। प्रिंस लेनिन देखिए, आपने प्रश्न का उत्तर स्वयं दिया है कि जब सत्ता में है, जब पावर में है, तो उसका इस्तेमाल उनको करने में काफी आनंद आता है। जब तक का उनके ऊपर इस्तेमाल हो रहा होता है तो वो चीख चिल्ला करके और धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं। जब वो सत्ता में काबिज होते हैं तो वो उसी का इस्तेमाल दूसरे के ऊपर कर रहे होते हैं। इसलिए सत्ता अनवरत उसी खंभों पे टिकी हुई है जिन खंभों के सहारे सत्ता पहले से चल रही थी। तो जहां तक इतनी जो बातें आ रही हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप अपने पुलिस विभाग में सुधार लाने के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग को अलग क्यों नहीं कर देते हैं? आप इन्वेस्टिगेशन विंग आप अलग सेपरेट कर दीजिए कि जिनका लॉ एंड ऑर्डर से और उनसे कोई रिलेशन ना रहे, थाने में कोई मैटर रिपोर्ट होता है तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनको एकदम आप अलग रखिए कि वो इन्वेस्टिगेशन से डील करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके पास टाइम होगा। और आज इतनी टेक्नोलॉजी आगे आ चुकी है, इतनी व्यवस्था है, इतने आपके पास, आप अपने बैठ के लैपटॉप में अक्यूज्ड की लास्ट लोकेशंस देख लेते हैं, कहां पे था, क्या उसका ट्रैक है, किससे बात किया, किससे नहीं। लेकिन जो एक चला आ रहा है कि अपराध हुआ, किसी के घर का एक नाम आया अपराधी के लिए कि इसने फला ने अपराध किया, तो उसके घर के माँ बाप भाई बहन जो पकड़ में आए उसको बैठा लो, डरा दो कि तुमको भी हम फंसा देंगे अगर वो नहीं आया, अगर नहीं कबूला। ये जो तरीका जो अनवरत चला आ रहा है बाबा आदम के जमाने से, वो आज भी विद्यमान है। और ऐसा नहीं है कि कोई जो भी इसमें जो हमारे पैनल में बैठे हैं उनको ये पता नहीं है कि पुलिसिंग किस तरह से चलती है और उसको जो संरक्षण दिया जाता है। बड़ी कड़वी बात है कि रिटायरमेंट के बाद तो आप उस चीज को देख करके आप बोल सकते हैं, लेकिन जब आप सीट पे बैठे थे तब आपने कितनी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, कितने ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उसकी मिसाल कहाँ है। अगर इस तरह से कार्रवाइयां होती रहें, आंख मूंदी ना जाए, हमेशा आंख मूंदी जाती है सिर्फ कहने के लिए लाइन हाजिर सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट। वो कुछ महीने बाद जाकर के रिवोक हो जाता है, लाइन हाजिर से वो वापस अपने पोस्टिंग पे चले जाते हैं। तो पुलिस के पास कार्रवाई के नाम पे सिर्फ दो ही चीज रहती हैं, उसमें जनता की आवाज को दबाने के सारे हथकंडे होते हैं। ठीक है प्रिंस भाई, रुकना होगा, मैं बरखा ट्रेन के पास चलूंगा, फिर एक साहब पास आऊंगा।